तो स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फॉर्मूला स्टूडेंट से। तो बेसिकली इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि इस फॉर्मूला स्टूडेंट की जो अ, जैसे इसको इस तरह अगर मैं डिस्क्राइब करूं कि हमारी बॉडी है अगर, तो वो मल्टीपल ऑर्गन्स, मल्टीपल टिश्यूज, मल्टीपल सेल से मिलके बनी है। तो इसी तरह फॉर्मूला स्टूडेंट के कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो पूरे एक एक पूरी जर्नी को एक साल की शक्ल देते हैं फॉर अ टीम। तो इसको इस तरह आगे बढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। तो आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और मैं नस से ग्रेजुएट हुआ था 2024 में। मैंने 2020 में जब मैं आया था तो मैंने टीम फॉर्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नस ज्वाइन करी थी अपने फर्स्ट ईयर में ही। और वो कोविड का टाइम था, तो उस वक्त हम लोगों ने दो वर्चुअल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। फॉर्मूला स्टूडेंट 2022 यूके और फॉर्मूला स्टूडेंट रशिया 2022। और उसके बाद मैंने 2023 में फॉर्मूला स्टूडेंट यूके लाइव अटेंड किया था। और कुछ पिक्चर्स भी होंगी यहाँ पे मेरी इवेंट से रिलेटेड। बाकी करेंटली आई एम वर्किंग एट के इलेक्ट्रिक एज एन असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मूला स्टूडेंट। तो अगर इसको मतलब एक, यार अगर कोई मुझे बता दे कि व्हाट एक्चुअली इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मूला स्टूडेंट, तो कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से? आई थिंक कोई नहीं। तो 1 मिनट रुक जाइए, बेसिकली, वो टाइप टाइप कर रहे होते हैं वो लोग चैट के अंदर। 1 मिनट जब रुको। कोई टाइप कर रहा था, सही है। अभी कर नहीं रहा है बट लेट्स होप कर रहे हो। सही है तो वैसे नीचे लिखा हुआ है अब तक तो सबने पढ़ लिया होगा। अच्छा भाई, कोई ना कोई टाइप कर रहा है। किसी के दिमाग में, क्योंकि आप सब उससे रिलेटेड ही इवेंट अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिसके दिमाग में कोई रॉ आइडिया हो जो भी, तो वो प्लीज बताए ताकि हमें पता चले कि मतलब किसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा जी। आ, मुनीजा ने लिखा है कि फॉर्मूला कार्स के बारे में पढ़ना। अच्छा, सही है, दैट्स अ पार्ट और ऑफ अभी इट। और कुछ लोग भी टाइप कर रहे हैं तो लेट्स जस्ट। मरियम फरहान ने लिखा है, बिलीव द पर्पस ऑफ दिस कंपटीशन इज टू गिव यंग पीपल एन अपॉर्चुनिटी to explore creativity, develop problem solving skills, and put their abilities to the test. सही है, ये अच्छा जवाब था। आई कोई गेस तुम और अपना है? कंटिन्यू करो। कोई सवाल हाँ, आया, कोई और रिस्पॉन्स आएगा तो मैं तुम्हें बताता तो रहूंगा। जो सेकंड वाला किसने जवाब दिया था, फ्लवी भाई? मरियम फरहान। तो ये मरियम फरहान ने काफी एक्यूरेट जवाब दिया है। मुझे नहीं पता नीचे से पढ़ के दिया या वैसे ही दिया है। तो खैर, फॉर्मूला स्टूडेंट की यहाँ पे अगर मैं पूरी एक साल, मैंने 4 साल गुजारे हैं और मल्टीपल कंपटीशन अटेंड किए, तो अगर मैं पूरा उसको ब्रीफ करूँ ना, इन चार अपने 4 साल के एक्सपीरियंस को, तो वो इन दो चीज़ों में कवर होगा। एक पहला ये है कि फॉर्मूला स्टूडेंट डेवलप्स प्रोफेशनल इंजीनियर्स बाय सिमुलेटिंग रियल वर्ल्ड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट रियल वर्ल्ड में रहते हुए
उसको किस तरह मैन्युफैक्चर करना है और उसकी पूरी प्रोजेक्ट टाइमलाइन किस तरह मैनेज करनी है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। फॉर्मूला स्टूडेंट आपको ये सिखाता है। अब बाजारे कंपटीशन के लगता ये है कि वो कंप्लीटली गाड़ियों के स्पेसिफिक है, लेकिन majority of the engineers which graduate from the student do not end up making formula cars or in any automotive industries। लेकिन स्टिल उनको जो फॉर्मूला स्टूडेंट ने पूरा जो रियल वर्ल्ड सिमुलेशन जो दिखा चुका होता है, उससे वो इतना एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं कि कोई भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाना हो तो उनके लिए उनको एज इतनी मुश्किल नहीं लगती। उनको पता है कि एंड टू एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल किस तरह चलता है, उन्हें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग की क्या क्या टेक्निक्स है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है। सेकेंडली यह है कि इट फॉस्टर्स कम्युनिकेशन, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल लेवल इंजीनियरिंग रोल्स। ये पर्सनल लेवल पे ग्रूमिंग पे बात की जा रही है कि किस तरह से फॉर्मूला स्टूडेंट में अफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह कितनी ज़रूरी है और इससे कितना लोग आगे आके सीखते हैं। टीम वर्क के बगैर ऑब्वियसली जो भी गाड़ी बन रही है वो एक इंडिविजुअल नहीं बना सकता, मल्टीपल रोल्स होते हैं, मल्टीपल टीम मेंबर्स में डिवाइडेड है। तो टीम वर्क से किस तरह से आप पूरे साल मिलके काम करके किस तरह से एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के हर हर सिनेरियो में आपके पास कोई ना कोई मुश्किल चीज़ आएगी, आपको उस मुश्किलात से किस तरह से निकलना है। और ये पूरी जर्नी जो है इस इन दो जुमलों में समराइज हुई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये दो कोटेशंस हैं जो मैंने निकाली थी। जो फर्स्ट वाली किसी ने कहा था ना कि इट्स अबाउट फॉर्मूला कार्स ओनली, तो उसके लिए नीचे वाली कोटेशन में पढ़ूंगा, द कार इज जस्ट अ टूल, वी आर हेयर टू सी हाउ यू थिंक। तो अभी मैं आगे कवर करता भी जाऊंगा फॉर्मूला स्टूडेंट के बारे में, के इवेंट के बारे में, कि किस तरह से गाड़ी को हटा के आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी रीजनिंग को की कितनी वेटेज है पूरे इवेंट में। सेकंड ये है कि फॉर्मूला स्टूडेंट इज नॉट अ रेसिंग कंपटीशन, इट्स एन इंजीनियरिंग कंपटीशन दैट हैपेंस टू इन्वॉल्व अ कार। बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंपटीशन है जिसमें बस एक कार एक कार के अराउंड बनी हुई है। लेकिन अगर मैं अब जाके सोचूं तो गाड़ी को हटा के कोई और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी रख देंगे तो भी इवेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हाउ डू वी गेट देयर। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो वो दो मेजर पोर्शंस पे डिवाइडेड है, स्टैटिक एंड डायनेमिक इवेंट। अच्छा, स्टैटिक इवेंट में आपकी जो जो पिछला वाला पॉइंट था ना कि रीजनिंग को देखा जाता है, तो उसमें आप उसमें ओवरऑल ये देखा जाता है कि गाड़ी आपने इंजीनियरिंग डिज़ाइन, आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी और कॉस्ट एनालिसिस के थ्रू किस तरह आपने गाड़ी बनाई है। इसमें गाड़ी के डिज़ाइन से ज़्यादा जजेस का फोकस होता है कि ये डिज़ाइन आपने क्यों किया है। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग का ये प्रोसेस रखा है तो क्यों रखा है। अगर आप बिजनेस प्लान में बेसिकली ये होता है कि आप कि अगर आपने ये बिजनेस प्लान बनाया है तो इसकी रीजनिंग क्या थी, क्या मकसद था कि और किस तरह से आप इसको मार्केट करेंगे। तो जो ऊपर टॉप वाला पोर्शन है, इसमें बेसिकली जो है ना रीजनिंग दिखी जा रही है कि किस तरह से इंजीनियर्स जो है वो जो प्रोडक्ट बनाया है उसको उसको डिफेंड कर सकते हैं। जो नीचे वाला डायनेमिक इवेंट है वो आपकी कार की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। वो इसमें मल्टीपल इवेंट्स हैं और इसमें गाड़ी की परफॉर्मेंस ही टीम के पॉइंट्स को जस्टिफाई करेगी। सही है। अब एक इसमें जो मेजर चीज मिसिंग है वो है टेक्निकल इंस्पेक्शन। स्टैटिक फॉर्मूला स्टूडेंट को अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो बेसिकली होता यह है कि अ, अगर अराउंड 50 टीम्स आई हैं तो स्टैटिक इवेंट तो क्योंकि सबको अटेंड करना ही है, तो स्टैटिक इवेंट तो सब मतलब मेजोरिटी टीम्स खाली पॉइंट्स यहीं पे सिक्योर करती हैं इस पोर्शन में। तो डायनेमिक इवेंट्स हैं, मुश्किल से 5 या 10% टीम्स हैं जो डायनेमिक इवेंट्स तक इवेंट पहुंच पाती हैं। और टेक्निकल इंस्पेक्शन जो है वो मेजर हर्डल होती है डायनेमिक इवेंट पे जाने के लिए।
बेसिकली होता यह है कि ये 4 इवेंट्स जो हैं इसके तो आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं, आपको जाके प्रेजेंट करना होता है और जज आपको उसके ऊपर आप रिलेटिव मार्किंग कर देता है और उसके हिसाब से आपके स्कोर्स आ जाते हैं। जो टेक्निकल इंस्पेक्शन है वो आपकी गाड़ी कितना रूल कंप्लाइंट है, कितनी सेफ टू ड्राइव है, जो जो स्पेसिफिकेशन रूल बुक्स में डिफाइंड है, कहीं उसको कहीं से भी आप कोई रूल तोड़ तो नहीं रहे। ये पूरी इंस्पेक्शन का एक बहुत थोड़ा प्रोसीजर है जिसके बाद जाके डायनामिक्स के लिए टीम्स क्वालिफाई कर पाती हैं। और एज आई मेंशनड, मुश्किल से 10% टीम्स होती हैं जो डायनामिक इवेंट इवन अटेंड कर पाती हैं। मेजोरिटी टीम यही स्टैटिक इवेंट्स तक पहुंच पाती हैं। और अनफॉर्चुनेटली या इसको क्या, पाकिस्तान से अभी तक खाली एक ही टीम है जिसने टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर की है, वो है फॉर्मूला फॉर्मूला स्टूडेंट नहीं, क्या एनएफएसटी, फॉर्मूला नेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट टीम, नेस्ट। एफएनआर दिमाग में आ रहा था। खैर, नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट टीम ने 2014 में आई गेस एफएस यूके एंड एफएस जर्मनी एक ही साल में टेक्निकल इंस्पेक्शन दोनों जगह की क्लियर की थी, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया की बड़ी बड़ी टीम्स आती हैं बट टेक्निकल इंस्पेक्शन बेसिकली आपकी गाड़ी को एक समझे कि और फॉर्मूला स्टूडेंट की तरफ से ऑथराइज कर देता है कि आपकी गाड़ी सेफ टू ड्राइव है, और उससे पहले का जो इंस्पेक्शन का प्रोसीजर है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। खैर, एनी क्वेश्चंस अभी तक? सही है, आई शुड मूव फॉरवर्ड। आई गेस एक दो अच्छा, सेकंड दे दो, अगर कोई टाइप कर रहा हो तो टाइप करने में सही टाइम है। लगता है। वैसे तुम ये कह रहे हो कि भाई टेक्निकल इंस्पेक्शन एक कोई ऐसे चेक्स हैं जिनके जरिए वो ये देख रहे होते हैं कि गाड़ी आपकी सेफ है और रूल से कंप्लाई कर रही है कि नहीं, ऐसा ही है? एग्जैक्टली, और वो चेक्स मतलब exactly. वो किस तरह होते हैं? वो अब फिजिकली चेक करते हैं, सवाल करते हैं, क्या करते हैं? बेसिकली वो चेक्स जो हैं वो मल्टीपल चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं। सबसे पहली इंस्पेक्शन में सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन का मैं आगे भी स्लाइड है उसके ऊपर। तो पूरी इवेंट अटेंड करने से पहले आपको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट कराने होते हैं, और इंस्पेक्शन में वही आपका प्रूफ होते हैं कि ये चीज़ें आपने इस तरह इम्प्लीमेंट की हैं और गाड़ी पे आपको उस तरह दिखानी होती हैं। सेकेंडली, रूल्स में जिस तरह से जो चीज़ें मेंशन्ड हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिकल साइड से, क्योंकि था मैं, तो मैं इलेक्ट्रिकल साइड से बात करूं कि किसी भी, उन्होंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की रेटिंग आपकी मैक्सिमम बैटरी पैक के वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने जो ईएसएफ होती है, इलेक्ट्रिकल स्क्रूटनी फॉर्म, उसमें आपको जितनी भी आपने कंपोनेंट्स आपके हाई वोल्टेज पाथ में हैं, उन सब की आपको डेटा शीट अटैच करनी होगी वहाँ, ताकि आप उसमें उस सब में आपको ये बता दिखाना होगा कि ये वोल्टेज लेवल जो क्या बेयर कर सकती है ये इक्विपमेंट, वो बैटरी पैक के हाईएस्ट वोल्टेज से ज़्यादा है। थोड़ा आई थिंक मैं टेक्निकल हो गया, बट आई थिंक यू हैव गॉट द जिस्ट ऑफ इट। हाँ सही है। किसी, वैसे तुम इसके ऊपर आगे बात करोगे ना, इंस्पेक्शन में क्या क्या चीजें हाँ देखी जाती एग्जैक्टली, हैं? बस सही है, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई अभी तक सवाल तो नहीं आया? यार एक अच्छा, सवाल आया अगर, था मरियम का, अच्छा, व्हाट आर सम थिंग्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग दिस इंस्पेक्शन, तो मैंने उसका वही चैट में जवाब दे दिया है कि वो आगे कवर हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसमें अगर आप ओवरऑल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसी को मैंने आगे पाई चार्ट में भी डिस्क्राइब किया है। जो ग्रे पोर्शन हाईलाइटेड है ना, ये है स्टैटिक इवेंट, और ये ग्रीन पोर्शन जो हाईलाइटेड है ये डायनामिक इवेंट। सही है। अब अगर आप ये देखें तो स्टैटिक इवेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 39% ऑफ द टोटल पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये है कि 39% पॉइंट्स जो है वो आप अपनी डिज़ाइन की आइडियोलॉजी और डिज़ाइन की रीजनिंग से भी डिफेंड कर सकते हैं खाली। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा केपेबल हो। लेकिन अगेन, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि
मेजॉरिटी टीम्स जो है ये 61% पॉइंट जो है ये अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती। तो अगर कोई टीम टेक्निकल इंस्पेक्शन को दिमाग में रखते हुए गाड़ी बना रही है, और अगर वो खाली ये वाली लाइन जो है टेक्निकल इंस्पेक्शन की ये क्रॉस कर ले, तो उसके पास बेइंतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं आगे के पॉइंट सिक्योर करने की। 61% पॉइंट्स में मेजॉरिटी टीम्स का यही होता है कि जिसने टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर कर ली वो आराम से टॉप 10 टॉप 5 में आ सकती है। तो पूरा जो गेम है वो इन पॉइंट्स का है। ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट सब टीम सिक्योर कर लेती हैं। ये पूरा गेम अगेन डिपेंडेंट है खाली इस 61% पे। सही है। आगे बढ़े। यस यस, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ये बेसिकली फॉर्मूला स्टूडेंट यूके की मैंने डॉक्यूमेंटेशन की एक टाइमलाइन थी वो अटैच करी है साथ। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि अच्छे खासे पूरी एक बड़ी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ अटैच करनी होती है। और ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है पहली दिसंबर से। इसमें एफएस फंडिंग अवार्ड्स ये बेसिकली इनका एक स्पॉन्सरशिप के लिए होता है। वहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है, और कंपटीशन साइट एट इवेंट यहाँ तक आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन जा रही हैं। तो बेसिकली कंपटीशन होता कब है? कंपटीशन होता है जुलाई में। तो बेसिकली अगर आप इसको इस तरह देखें, 1 दिसंबर से लेकर 7 जुलाई तक फॉर्मूला स्टूडेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने अपना डिजाइन फेज या एटलीस्ट आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप किस किस तरह की गाड़ी बनाएंगे, और उसके अराउंड आपको पूरी आगे की डॉक्यूमेंटेशन फिल करनी होती है। और वो डॉक्यूमेंटेशन में अलग अलग पोर्शन है। ये मेजरली इवेंट से रिलेटेड है और सेफ्टी से रिलेटेड है। इसमें ड्राइवर सूट और हेलमेट की रिक्वेस्ट अप्रूवल भी है। सेकंड जो है वो है आपके पास इंजीनियरिंग डिज़ाइन से रिलेटेड है। इसमें आपके पास कॉस्ट रिपोर्ट भी है और भी डॉक्यूमेंट्स हैं साथ साथ इसमें। ये इसमें बेसिक मेजरली तो इसमें मैकेनिकल की डॉक्यूमेंटेशन है मेजरली, या आपके पास इलेक्ट्रिकल की डॉक्यूमेंटेशन है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो ये है कि आपकी गाड़ी के हर एस्पेक्ट की जो आगे इंस्पेक्शन होगी उन सब के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपसे पहले से रिक्वायर्ड होती है, और वो जजेस गो थ्रू करते हैं बिफोर इंस्पेक्शन। और वही आपका एक समझे सोर्स ऑफ ट्रुथ होगा वहाँ पे कि ये चीज़ यहाँ पे इस तरह लगी थी और ये डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ यहाँ मेंशन्ड है। समझे वो गाड़ी की आप डेटा शीट एक तरह से उनको प्रोवाइड करेंगे कि भाई इस गाड़ी की में ये चीज़ें यहाँ यहाँ लगी हैं और ये चीज़ जो है इस तरह से रूल कंप्लाइंट है। मूविंग फॉरवर्ड, पहले बात करते हैं स्टैटिक इवेंट्स पे। तो स्टैटिक इवेंट में अच्छा पहले मैं ये दिखा दूं कि स्टैटिक इवेंट में यहाँ पे मैंने दिखाया था। तो 4 इवेंट्स है मेजरली। जो ये लैप टाइम सिमुलेशन है ये नया इवेंट है। ये बेसिकली इवेंट नहीं होता, इसमें एक सिमुलेशन का डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होता है साथ। और उसमें भी ये होता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर है, अ, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा। उस सॉफ्टवेयर पे आपको पूरी गाड़ी कार मेकर होता है हाँ, ना? कार मेकर सॉरी, कार मेकर पे आपको अपनी गाड़ी डिजाइन करनी होती है। और मतलब इसमें बेसिकली थ्योरेटिकली टीम्स को जज किया जाता है कि वो कितनी बेहतर गाड़ी जो है वो थ्योरेटिकली बना सकती हैं। और फिर उसको उसकी सिमुलेशन होती है, और उस सिमुलेशन के बेसिस पे ही आपको मतलब टीम को पॉइंट्स मिलते हैं कि जिसने सबसे अच्छी कार डिज़ाइन कर ली उस सॉफ्टवेयर पे, और जो सबसे कम टाइम पे पूरा ट्रैक कवर कर ले तो उसके मैक्सिमम वो टीम फर्स्ट आ जाएगी। और जो उससे ज़्यादा टाइम सिक्योर करी होगी वो सेकंड आएगी। इस तरह मूविंग फॉरवर्ड ये लैप टाइम सिमुलेशन इस तरह से कवर होती है। ये बेसिकली एक आपको डॉक्यूमेंट ये आपको कंपटीशन से पहले ही डॉक्यूमेंटेशन इसकी प्रोवाइड करनी होती है। इसका इटसेल्फ कोई इवेंट नहीं होता। तो नीचे के 3 इवेंट्स हैं ये मेजर इवेंट्स हैं जो कंपटीशन में जो जहाँ पे जिसके लिए आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट है और कंपटीशन में ऑन साइट प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन इवेंट में
सबसे पहले इंजीनियरिंग डिजाइन इवेंट की बात करता हूँ, जिसके पॉइंट्स स्टैटिक इवेंट में सबसे ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे देखें आप तो 150 पॉइंट्स हैं इसके। तो अगर मैं इसकी बेसिक आइडिया बताऊं तो यह है कि गाड़ी में आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या चीज़ें सोची, क्या क्या चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करने करी और किस तरह से करी और क्यों करी। सबसे जो मेजर चीज़ जो जजेस का फोकस होता है वो होता है कि अगर आपने ये चीज़ इस तरह करी है तो क्यों करी है। तो सबसे पहले जो डिज़ाइन डिज़ाइन इवेंट में तकरीबन 10 मार्क्स होते हैं इंजीनियरिंग डिज़ाइन रिपोर्ट के। ये रिपोर्ट बिफोर कंपटीशन आपको सबमिट करनी होती है और इसमें जो आगे पूरा बाकी चीज़ें मेंशन्ड है ना, इन सब का आपको समराइज फॉर्म में रीजनिंग आपको प्रेजेंट करनी होती है। और रिपोर्ट का असल मकसद ये नहीं होता कि आपको ये बताना है कि भाई हमने बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बनाया है। आपको ये बताना है कि आपकी डिज़ाइन की आइडियोलॉजी क्या थी और आपने किस किस क्या क्या चीज़ें कंपेयर करके ये आइडियोलॉजी बनाई और क्यों आप ये इम्प्लीमेंट करने अपनी गाड़ी में। आ, इस इसकी इस तरह से एग्जांपल अगर मैं दूं कि इलेक्ट्रिक टीम को अपनी पावर ट्रेन का बताना होता है कि हमने ये वाली मोटर जो है अपनी गाड़ी में इस साल ये लगाई है। तो जो जज आपसे एक्सपेक्ट करता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी रीजनिंग डॉक्यूमेंटेशन में ईडीआई में मेंशन जरूर करें कि ये मोटर जो है आपने ये 4 तरह की मोटर पहले देखी, उनमें से आपको ये मोटर इन इन पैरामीटर्स की बेसिस पे सबसे अच्छी लगी और ये पैरामीटर्स आपने गाड़ी में इस वजह से रखने क्योंकि आपके साल के स्टार्ट में आपने ये गोल सेट करे थे कि आपको ये चीज़ें अचीव करनी है। आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। प्रवीण भाई, थोड़ी बात क्लियर थी मेरी या मैं फिर से इसको ज़रा रिपीट करूं? नहीं नहीं, सही है सही है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो या कोई चीज कोई सवाल है तो पूछ सकता है। 1 सेकंड वेट कर लेते हैं, कोई सवाल हो तो चैट में आ जाएगा। पहले मैं आगे ईडिया को और भी ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन रिपोर्ट जो है इसमें आपको गाड़ी का ओवरऑल पूरा समझे, ये आपकी गाड़ी का एक क्रिस्प फॉर्म में पूरी स्पेसिफिकेशन है और साथ साथ जस्टिफिकेशन है कि इंडिविजुअल पार्ट्स में आपने जो जो चीज़ें लगाई हैं वो क्या किस बुनियाद पे सोच के लगाई हैं। आपकी डिज़ाइन की पूरी जस्टिफिकेशन है ये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड ऑन साइड जो है आपके पास ये 5 वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन इवेंट बेसिकली पहले मैं बता दूं होता किस तरह से होता है। इस तरह से है कि आप वहाँ पे जाते हैं ऑन साइट, बल्कि मैंने शायद आगे पिक्चर्स भी अटैच करी हुई हैं। आप ऑन साइट जाते हैं, आपकी गाड़ी खड़ी होती है और ये 5 टॉपिक्स जो हैं जजेस ने आपको पहले से बताए हुए हैं कि आपको इन 5 टॉपिक्स के लिए जो जो बंदे इस पे स्पेशलिस्ट हैं वो खड़े हों वहाँ पे, और साथ ही एक ग्रुप ऑफ जजेस आएंगे और वो इंडिविजुअली हर मतलब हर जो बंदा व्हीकल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो व्हीकल कॉन्सेप्ट का जज उसके पास चला जाएगा। जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का जज उसके पास चल जाएगा, पावर ट्रेनिंग का जज उसके पास चल जाएगा और इसी तरह टीम स्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग का जज इंडिविजुअली बंदों के पास चले जाएंगे। अब जो ओवरऑल व्हीकल कॉन्सेप्ट है ये इसमें बेसिकली ये बताना होता है कि साल के स्टार्ट पे आपने क्या डिसाइड किया था कि आप किस तरह की गाड़ी बनाएंगे। इसको इस तरह से समझे कि आप के साल के स्टार्ट में आपने देखा कि भाई लास्ट ईयर इन टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और उनकी ये अ, उनका टाइम ये टाइमिंग्स थी इन इस ट्रैक पे। बेसिकली आपने ये देखा कि भाई इस टीम ने पूरा ट्रैक जो है ये 10 सेकंड में कवर किया है, तो हम टारगेट लेके चलते हैं कि हमें 9 सेकंड में कवर करें ताकि हम इस टीम से जीत जाएं। ये आपने एक सबने सबसे साल के स्टार्ट में सबसे पहली सोच आपने ये रखी कि हाँ कि अगर हमें compete करना है तो हम ये टाइम अपना रखते हैं कि हम इस तरह की गाड़ी बनाएं जो इस ट्रैक में 9 सेकंड ये ट्रैक 9 सेकंड में कवर कर ले।
अब आपने उसके अराउंड फिर आपने डिफरेंट चीज़ें देखी कि भाई 9 सेकंड की गाड़ी बनाने के लिए मुझे कौन सी मोटर लगानी होगी, कितना अपना वजन टारगेट करना होगा, एरोडायनेमिक्स किस हिसाब से रखने होंगे, और चैसी किस तरह की बनाऊंगा मैं। ये सब चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है ना ओवरऑल व्हीकल का, कि आपने उसको उस वक्त शक्ल दी थी कि भाई ये किस किस तरह की गाड़ी होगी दिमाग में अपने, ये व्हीकल कॉन्सेप्ट है जो सीजन के स्टार्ट में बिल्कुल आपको करना होता है। जब आपका व्हीकल कॉन्सेप्ट फाइनल हो जाता है तो फिर आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन, आपको ये बनाना होगा कि भाई कि चैसी मुझे अब किस तरह की बनानी है, और सस्पेंशन मुझे उसमें किस तरह की रखनी है। ये दो चीज़ें, चैसी और सस्पेंशन जो है, ये मेजरली स्ट्रक्चरल डिजाइन में जज किया जाता है। और अगेन इसकी रीजनिंग जज की जाती है कि अगर आपने इस तरह से अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन रखा है और अगर आपने अपनी सस्पेंशन इस तरह से रखी है तो क्यों रखी है। मूविंग फॉरवर्ड पावर ट्रेन, पावर ट्रेन में आपको ये पूछा जाएगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चूज की है या आईसी या इंटरनल कंबशन इंजन चूज किया है तो क्यों किया है। और अगर इलेक्ट्रिक चूज किया है तो आपने कौन सी मोटर रखी है, कौन से सेल्स रखे हैं, किस तरह से आपने अपने सेल की कैपेसिटी डिफाइन करी, किस तरह से आपने अपनी मोटर को जज किया कि यही मोटर मेरे लिए सही है, आपने किस तरह से अपना गियर रेशियो सेट किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कवर होंगी आपको पावर ट्रेन के अंदर। इसी तरह से टीम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें अगर, तो टीम स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये इसको इस तरह से डिपेंड किया जाता है कि आपने टीम में ओवरऑल क्या हायरार्की रखी थी, कि कितने डिपार्टमेंट से कौन से डिपार्टमेंट क्या क्या चीज़ें देख रहे थे, और किस तरह से आपने ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट जो आपकी गाड़ी एंड में पूरा आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया है, इसकी प्रोजेक्ट प्लानिंग आपने साल के स्टार्ट से किस तरह से की, और किस किस फेजेस में आपने डिवाइड किया, क्या क्या हर्डल्स थे। ये सब चीज़ें इस प्रेजेंटेशन में कवर होंगी। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टैंडिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टैंडिंग में आपको ये, ये बता जज आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज़ करें पूरी व्हीकल में, वो क्यों यूज़ करें, उनकी फीसिबिलिटी क्या थी, और आप मतलब आप उसको, आपके पास अल्टरनेटिव्स क्या थे, और जो आपने पर्टिकुलर प्रोसेस चूज किया है उसको दूसरों के ऊपर क्यों चूज किया है। तो ये 5 समझें कि मेजर प्रेजेंटेशंस होती हैं इंजीनियरिंग डिज़ाइन इवेंट में, और डिज़ाइन रिपोर्ट इसको इन पांचों प्रेजेंटेशन का प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट है। अ, किसी को सवाल है? 2 सेकंड वेट कर लेते हैं ताकि कोई टाइप कर ले। आई गेस ये है कि ऑब्वियसली सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती रहेंगी जब हम टेक्निकल सेशन में जाएंगे। तो व्हीकल कॉन्सेप्ट के ऊपर अगले हमारे सेशंस हैं, फिर सस्पेंशन वगैरह के ऊपर है, तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, पावर ट्रेन, ये सारे सेशंस हमारे आएंगे। तो उसमें फिर ये चीज़ें इसमें जाएंगी। जो सो हाँ जो बेसिक इवेंट है, जो इंजीनियरिंग डिजाइन इवेंट बेसिक है ना, उसका मकसद ये है कि जो जो भी ये 5 पिलर्स पे अगर आप अपने ओवरऑल साल को या पूरी गाड़ी को रखें, तो आप किस तरह से जज को रीजन करके बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज का फैसला मैंने क्यों किया और इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला। जजेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 220 केजी की गाड़ी बना दी है, एज लॉन्ग एज आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन हो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 50 केजी की गाड़ी बना दी है, एज लॉन्ग एज आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन हो। तो पूरा गेम जो है वो डिजाइन इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का है कि किस तरह से आप अपने डिजाइन को इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स पे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और आया है हुजैफा का कि हम्म मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा एलैबोरेट कर दो। या मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टैंडिंग, अच्छा ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टैंडिंग में इस तरह से समझ लें आपके, ये प्रेजेंटेशन बेसिकली ना ये ABCDE है, और ये ई जो है मोर और लेस हर साल चेंज भी होती रहती है। तो मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टैंडिंग में जो लास्ट है फॉर्मूला स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी, उसमें ये पूछना चाहे थे वो लोग कि जो आपकी गाड़ी में आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज करे हैं,
वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्यों यूज़ किया ओवर द अदर प्रोसेसेस, और उसकी फिजिबिलिटी क्या थी, और उससे आपको क्या बेनिफिट मिला। फॉर एग्जांपल, कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट है और मैंने चूज़ किया कि मैं उसको वायर कट कराऊंगा। तो वायर कटिंग, ईडीएम वायर कटिंग, मैंने क्यों चूज़ किया, मैंने क्यों नहीं उसको मैं सीएनसी क्यों नहीं कराया, या मैंने उसको लेज़र कटिंग क्यों नहीं कराया, और अगर वायर कटिंग कराया है तो क्यों कराया है, क्या बेनिफिट मिला मुझे उससे। अ, ये इन इसको इस तरह से डिफाइन करना होगा आपको कि आपको मल्टीपल पैरामीटर्स पे बताना होगा कि भाई वायर कटिंग से मुझे कॉस्ट में ये फ़ायदा हुआ, एक्यूरेसी में ये फ़ायदा हुआ, इसकी इसकी मेरे पास यहाँ अवेलेबिलिटी थी कैंपस के अंदर, तो मैंने उसको वहाँ से करा लिया। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है ना वो चेक की जाती है। सही है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है फ्लाई भाई, आगे हाँ बढ़े। उसका मैसेज आ गया कि सही है, ओके हो गया। तो ये डिज़ाइन इवेंट हमारे लास्ट कंपटीशन का की पिक्चर है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल जजेस आए हुए हैं और हर बंदे के साथ अलग अलग जज लगा हुआ है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये डिज़ाइन, ये व्हीकल कॉन्सेप्ट का जज था। ये आगे शायद मैन्युफैक्चरिंग का था या किसी और का था। पीछे यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, तो ये पावर ट्रेनिंग का जज था। और इसी तरह जो है ना पूरा आपका मतलब हर इंडिविजुअल, ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं इसके अलग अलग जजेस हैं, और वो आपकी गाड़ी के अराउंड आके पर्टिकुलर जो बंदा उसके स्पेशलाइज होगा उससे सवाल करेंगे। ठीक है। ये वीडियो भी मैंने साथ अटैच कर दी थी। हर बंदा अलग अलग अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है अपने रिस्पेक्टिव जज को। सही है। अच्छा, आई होप इंजीनियरिंग डिजाइन इवेंट पर सब में क्लियर हो चुका हूँ। हाँ हाँ, बेस्ट है बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक इवेंट्स का सेकंड पार्ट है कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली, कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग में आपको ये बताना है कि जो कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि मैं अगर इस तरह बताऊं कि आपको अपनी गाड़ी की पूरी अकाउंटिंग करनी है कि आपकी गाड़ी में मेजर असेंबलीज क्या क्या हैं, उन असेंबलीज के अंदर आपने कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हैं, और उन कंपोनेंट को आपने किस किस तरह से बनाया है। तो ये स्लाइड काफ़ी वर्डी सी स्लाइड है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन है इसमें। आई होप जो जो सवाल जिसको पॉइंट पूछता जाए। तो बेसिकली ये है कि आपको कॉस्ट इवेंट से पहले एक सेट ऑफ कॉस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ अटैच करने होते हैं। सही है। अब कॉस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो सबसे मेन आपका डॉक्यूमेंट है वो है बिल ऑफ मटेरियल्स, इसको बॉम भी कहते हैं। अच्छा, बॉम जो है ये फॉर्मूला स्टूडेंट का कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये इंजीनियरिंग में हर जगह, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आप चीज़ खरीद रहे हैं, कोई भी आप चीज़ मंगवा रहे हैं, तो बिल ऑफ मटेरियल एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो हमेशा साथ आएगा, जो बता रहा होगा कि भाई ये कंपोनेंट इस तरह से है और इस कंपोनेंट की ये वैल्यू है। तो ये, अच्छा, फॉर्मूला स्टूडेंट में बेसिकली इसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि अगर हम गाड़ी को मेजर पोर्शंस में तोड़ें तो एक मतलब आपको गाड़ी को अपने डिफरेंट असेंबलीज में डिवाइड करना है। असेंबलीज एज इन के एक बैटरी पैक एक असेंबली हो गई, चैसी एक असेंबली हो गई, इसके साथ साथ ब्रेकिंग एक असेंबली हो गई। तो आपने इसको मल्टीपल असेंबलीज में तोड़ा और उन असेंबलीज के अंदर, सॉरी, क्या क्या कंपोनेंट्स आपने यूज करें, उन सबको क्यों आपने उन उन सबको आपने मेंशन करना है कि कौन कौन से सब कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैटरी पैक एक असेंबली को मेंशन कर रहा हूँ, तो उसके सब कंपोनेंट क्या है, सेल्स हो गए, कॉपर के वायर्स हो गए, मल्टीपल चीज़ें हो गई। सही है। और वो चीज़ें मैंने किस तरह से बनाई, खरीदी,
या किस तरह से उनको उनकी प्लेसमेंट करी, इस उसके लिए क्या क्या मुझे नट बोल्ट लगे, कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस लगे, कौन कौन सा मटेरियल लगा, या कौन कौन सी टूलिंग लगी, ये सब चीज़ें मुझे उस डॉक्यूमेंट में ही इंक्लूड करना है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अटैच किया है, तो ये एक सस्पेंशन के एक कंपोनेंट के ऊपर है। इसमें क्या इसमें पहले उसने डाल दिया कि भाई उसने ट्यूबिंग डाली स्टील की, उसका ये वजन था, और पर केजी कॉस्ट ये थी, तो एंड में आपके पास एक कॉस्ट आ गई कि भाई ये इस कंपोनेंट की कॉस्ट है। इसी तरह दूसरा कंपोनेंट डाला कि माइल्ड स्टील का बना हुआ है लोअर याम, उसकी ये इतनी केजी कॉस्ट है, इतनी क्वांटिटी है, और ये उसकी कॉस्ट आ गई। इसी तरह ये भी स्फेरिकल हाउसिंग आ गई, उसकी ये कॉस्ट आ रही है। रोडेंट आ गया, उसकी ये कॉस्ट आ रही है। तो आपको बेसिकली एक एक कंपोनेंट जो है उसको, मतलब सब कंपोनेंट लेवल पे आके आपको एक एक चीज की कॉस्ट डिफाइन करनी है कि ये इस कंपोनेंट की क्या कॉस्ट है, और इसको किस तरह से इसमें अगर आपने खुद बनाया है तो मैन्युफैक्चर मटेरियल कौन सा लगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा लगा, फास्टनर कौन से यूज करे, या अगर आपने खरीदा है तो उसकी खरीदने में आपको क्या कॉस्ट आई, ये सब चीजें आपको एक इस बिल ऑफ मटेरियल्स में डिफाइन करना है। सही है। अब ये मैंने बता दिया कि ये डॉक्यूमेंटेशन आपको किस तरह से करनी है। आई थिंक लवी भाई इनका कॉस्ट इवेंट का आगे है कोई um, प्रेजेंटेशन? नहीं, मगर आई गेस बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है, कोई सवाल हुए तो एंड में लोग पूछ लेंगे। सही है। तो बिल ऑफ मटेरियल्स में आपको पूरी डिटेल में आपको एक इंडिविजुअल हर कंपोनेंट को डिफाइन करना है। और अब इवेंट में उसको जज किस तरह किया जाता है, वो दो पार्ट्स हैं। पहला है बॉम्ब डिस्कशन। तो इसमें बेसिकली होगा ये कि जज आएगा और रैंडमली कोई भी कंपोनेंट पे इशारा करके बोलेगा कि भाई फॉर एग्जांपल ये आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, तो ये आप ज़रा मुझे अपनी बॉम्ब में खोल के दिखाएं कि कहाँ पर है। तो आप उसको बॉम्ब में दिखाएंगे कि भाई ये स्टीयरिंग स्टीयरिंग व्हील है। तो जब जज उसमें चेक करेगा कि भाई अच्छा स्टीयरिंग व्हील के अंदर फोम लगता है, तो फोम मेंशन्ड है, सही है, जितना जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी ही है, ठीक है, जो कॉस्ट फोम की होनी चाहिए वही है, सही है। अच्छा स्टीयरिंग व्हील में मटेरियल मेंशन्ड है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का ही बना हुआ है, सही है। एल्यूमिनियम का जो केजी जितना वेट मेंशन्ड है इतना ही होना चाहिए, ठीक है। कौन सा प्रोसेस लगा स्टीयरिंग व्हील को बनाने में, क्या बाकी वही प्रोसेस है, ठीक है। अ, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक बटन लगा हुआ है तो वो मेंशन्ड है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो बॉम्ब को आपकी पूरा मतलब थॉरली तो पूरा एग्जैक्टली तो वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन वो रैंडमली कोई भी कंपोनेंट पे इशारा करके पूछ सकते हैं कि भाई ये कंपोनेंट आप खोल के दिखाओ, और ये क्या ये एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट उसी तरह से आपने मेंशन किया है बॉम्ब में जिस तरह आपने इसको बनाया है। आई होप थोड़ा मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड है कॉस्ट अंडरस्टैंडिंग। इसमें बेसिकली ये मेंशन करना है कि जो कॉस्ट एक्चुअली जो कॉस्ट आपने मेंशन करी है प्रोसेसेस की, और जिस तरह से आपने ओवरऑल अपनी बॉम्ब समझेंगे, ये बॉम्ब को आपने जिस तरह से डिजाइन किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग को इस पर जज किया जाता है। सेकेंडली इसमें ये भी जज किया जाता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टैंडिंग आपकी किस तरह से है, कि आपने कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को यूज किया और उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो आपको किस तरह से मिला। सही है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग कॉस्ट इवेंट? हुजैफा का सवाल आया है, स्टीयरिंग व्हील लाइक यू मेंशन्ड, बट if we buy it from market, so we have to include stuff into it, like you said, because we don't know a lot about what are the, यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर खरीद के लगाया हुआ है तो फिर हम क्या करें। अच्छा खरीद के लगाया हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि ये आपने पूरा स्टीयरिंग व्हील खरीदा था और इसकी ये प्राइस थी, तो मतलब वो भी सही है, उसमें भी मसला नहीं है। यानी जो भी पार्ट आपने खरीद के लगाया हुआ है ना, उसको आप अलग से
ये मेंशन अलग करें से कि हमने मेंशन कर सकते खरीद हैं। कर लगाया है। मिसाल के तौर हाँ, पर अगर जहाज वो बॉट गाड़ी का पार्ट इंजन होगा। है, गाड़ी का हाँ इंजन है, तो एग्जैक्टली, वो ऑब्वियसली आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस नहीं लिखना, आपने बस इंजन हमने खरीद कर लगाया है, वो इतनी उसकी मेंशन कर कॉस्ट देना थी, सब। जो भी हम कॉस्ट जस्टिफाई करनी पड़ेगी आपको कि सही है, अगर मार्केट में ऑप्शंस थे तो आपने किस बेसिस पर वो वाला सेलेक्ट किया, क्या वो ज्यादा हल्का था या परफॉर्मेंस किसी और ज्यादा अच्छी थी, नहीं कैसा अच्छा, फीचर था उसके अंदर। नहीं 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 फ्लैपी भाई, ये चीज़ जो है ये डिज़ाइन इवेंट में जज की जाती है। कॉस्ट में बस ये जज किया सही जाता है। है कि आपने लिया है, तो मतलब बॉम्ब में आपने उसी तरह उसको मेंशन किया हुआ है। और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको जो पूरी कॉस्टिंग पड़ी है वो किस तरह से उसकी पड़ी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंजन लिया है, तो कॉस्ट अंडरस्टैंडिंग में ये जज किया जाता है कि ये इंजन, चले आपने इंजन ले लिया, इंजन की ओरिजिनल कॉस्ट ये थी, फिर इंजन आपके पास ट्रांसपोर्ट होकर आया तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। ठीक है। फिर इसके बाद इंजन को उठाने के लिए आपको क्रेन चाहिए थी, तो क्रेन की कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। फिर इंजन को आपने कहीं स्टोर करवाया तो उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। तो पूरी समझे आपको इसमें एक एक चीज़ पूरा आपको एनालिसिस करना होगा कि एक्चुअली में आपको इंजन की कॉस्ट जो आपने मेंशन करी है वो एग्जैक्टली वही पड़ी है या नहीं पड़ी। यानी तुम ये कह रहे हो कि जो बॉम्ब है उसके अंदर किस तरह आपने कॉस्ट इफेक्टिव बनाया ये नहीं देख रहे हो, बस वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितना एक्यूरेटली आपने उसकी कॉस्ट हाँ को एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है। यानी कि हाँ हर हर एग्जैक्टली, जो छोटा 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 खर्चा हो रहा है, मिसाल के तौर पे आपने जो है ना उसको स्टोर किया तो स्टोरेज फैसिलिटी कॉस्ट, या आप जो है वो मार्केट से लेके अपने यूनिवर्सिटी तक लेकर आए तो जो आपने ट्रक खरीद करवाया उसकी कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट आप इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं, एक्यूरेट, सबसे ज्यादा एक्यूरेटली कॉस्ट लिखी हुई हो, भले वो बहुत ज्यादा महंगा आपने ले लिया हो मगर उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्यूरेटली लिखी हुई हो। ये है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो मतलब इसको इस तरह से लिखें कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राइंडर से एक शीट काट रहे हैं, तो आपने शीट काटने से पहले उस पर निशान लगाया होगा। तो आपको जो बेसिकली बॉम्ब के साथ एक और डॉक्यूमेंट होता है, उसको कहते कॉस्ट एक्सप्लेनेशन फाइल। उसमें आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ये मार्किंग जो आपने की है, जाहिर सी बात है इसमें आपने वाइटो यूज़ किया है, तो ओवरऑल आपने मार्किंग में आपको कितना टाइम लगा और उस टाइम की क्या कॉस्ट थी। तो आपको ये इसको इस तरह से भी मेंशन करना ज़रूरी है कि जो आप निशान लगा रहे हैं उसकी उस तक की कॉस्ट आपको इंक्लूड करना ज़रूरी है उस ओवरऑल कंपोनेंट को बनाने में। आई थिंक मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक्सप्लेन किया है। नहीं, आई गेस सही है, समझ आ रहा है। किसी मतलब इसको इस तरह से समझें कि एक एक मतलब जो भी चीज़ को बनाने में जो जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है ना, हर प्रोसेस की कोई ना कोई कॉस्ट है। और आपको वो बताना है कि उस वो कॉस्ट आपने किस तरह कैलकुलेट करी है, और क्या आपने सारे प्रोसेसेस बाकी में इंक्लूड किए हैं जो आपको रिक्वायर्ड थे बनाने में। ये सब आपको कॉस्ट अंडरस्टैंडिंग में उसको बताना है जज को। ठीक है। सही है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इवेंट, ये कुछ पिक्चर्स हैं जैसे ये जज हमारी बॉम्ब पकड़ के खड़ा हुआ है, तो वो बेसिकली यही हमसे उस वक्त पूछा था कि भाई ये चीज़ है तो ये मुझे दिखाओ बॉम्ब में कहाँ मेंशन्ड है। सही है। अच्छा, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में आते हैं। तो बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में ये है कि आपको इसको इसको सिंपली अगर मैं इस तरह मैंने जो लिखा है उस तरह डिस्क्राइब करूँ तो शार्क टैंक ऑफ फॉर्मूला स्टूडेंट है। आपको एक बिजनेस आइडिया दिया जाएगा, उसके अराउंड आपको अपनी गाड़ी को बेचना होगा, और आपको उसकी पूरी पिच डेक बनाना होगा कि आप गाड़ी को किस तरह पिच करते हैं, इसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको करनी होगी, और आपको उसका आरओआई निकालना होगा। तो जिस तरफ शार्क टैंक चलता है वो मोरलेस पूरा यही है। और बिजनेस केसेस जो होते हैं हर साल अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन बना के उसको प्रेजेंट करना होगा जजेस को। ये बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन की एक मैंने वैसी रैंडमली पिक्चर निकाली थी हमने स्टूडेंट की। तो ये अच्छा, ये इवेंट वाइज ऐसा इवेंट है, स्टैटिक इवेंट में इसमें आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अलग से जाके आपको प्रेजेंट करना होता है जजेस को। अब आते हैं मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट, टेक्निकल इंस्पेक्शन।
तो टेक्निकल इंस्पेक्शन में मुझे 1 मिनट 2 मिनट का एक ब्रेक चाहिए, मैं 1 मिनट आता हूँ। सारे लोग जिंदा है ना मीटिंग के अंदर सब? सो तो नहीं गया कोई? हेलो। आ गए वापस सुफियान? हाँ, आई एम बैक, सही है। तो मैंने कहा इतने टाइम में लोगों से पूछ लूं कि भाई सब सो तो नहीं गए, तो आई गेस जिंदा है, रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के। रिएक्शन सही है। चलिए टेक्निकल इंस्पेक्शन पे फिर चलते हैं। तो टेक्निकल इंस्पेक्शन में सबसे पहले मोटर सेफ्टी। तो अच्छा, पहले मैं ये डिस्क्राइब बता देता हूँ कि बेसिकली इंस्पेक्शन जो होती हैं, ये हर हर इंस्पेक्शन को आपको पास करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अपीयर इन डायनेमिक इवेंट। और हर इंस्पेक्शन का डिफरेंट क्राइटेरिया है, और पूरी हर सारी इंस्पेक्शन जो है वो रूल बुक के अकॉर्डिंग ही है। रूल बुक जो है वो पूरे इस इवेंट का बाइबल है। ठीक है। मोटर सेफ्टी, मोटर स्पोर्ट सेफ्टी। तो मोटर स्पोर्ट सेफ्टी में बेसिकली कोई आपसे, मतलब कोई आपकी बनाई हुई चीज़ जज नहीं की जाती। उसमें बस ये जज किया, उसमें बस ये देखा जाता है कि जो आपने ड्राइवर सेफ्टी इक्विपमेंट है, ड्राइवर सूट हो गया, ग्लव्स हो गए, जूते हो गए, उसके हेलमेट हो गया, टायर्स हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, ये सब चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो रूल बुक में मेंशन है, ये एग्जैक्टली वही हैं जिस तरह से होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। और ये सबसे पहली स्क्रूटनिंग है इन ऑर्डर टू क्लियर, मतलब आगे बढ़ने के लिए इसके बगैर आप बाकी कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते। सही है। मैकेनिक, अच्छा, 1 मिनट, मैंने एक चीज इसमें गलत कर दी है। मैकेनिकल और एक्यूमुलेटर अलग अलग थे, तो खैर। अच्छा, मैकेनिकल स्क्रूटनिंग जो होती है वो भी इसी के साथ थी। मतलब मोटर स्पोर्ट सेफ्टी क्लियर करने के बाद वहीं इसी जगह पे मैकेनिकल स्क्रूटनिंग होती है। मैकेनिकल स्क्रूटनिंग सबसे क्रूशियल होती है। उसमें इस तरह से जज आपकी गाड़ी को ऊपर नीचे हर चीज जो है ना वो देख लेता है, कि आपकी गाड़ी अगर वेल्डेड है तो सही से वेल्डेड है, स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है वो, मतलब वो आपने जो नट एंड बोल्ट लगाए हुए हैं उसी तरह से लगाए हुए हैं जो रूल बुक में मेंशन्ड है। आपकी गाड़ी का डिजाइन रूल बुक को कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा। और इस पूरी इंस्पेक्शन में जो सबसे ज्यादा पैरामाउंट होता है वो होती है ड्राइवर सेफ्टी के, मतलब कहीं से भी किसी भी तरह से गाड़ी आपकी अनसेफ ना हो, हर एस्पेक्ट जो है वो कवर हो रहा हो। ये है क्यूमुलेटर इंस्पेक्शन। एक्यूमुलेटर इंस्पेक्शन जो है वो एक अलग जगह पे होती है बाकी इंस्पेक्शन से। बेसिकली एक चार्जिंग एरिया उन्होंने बनाया हुआ होता है, वहां पे आपको अपना एक्यूमुलेटर कंटेनर निकाल के चार्जिंग ट्रॉली लेके जानी होती है। और ये सबसे खतरनाक इन सेंस ये होती है कि मेजोरिटी टीम्स ईवीज की यही क्लियर नहीं कर पाती। अगर कंपटीशन में 100 टीम्स आ रही है तो 50, 50 भी नहीं, शायद 60-70 टीम्स जो हैं वो ईवी में, अगर 100 टीम्स आ रही है तो 50-60 टीम्स यहीं पे फंसी रहेंगी एंड तक। तो एक्यूमुलेटर काफी क्योंकि सबसे क्रूशल, काफी मुश्किल इंस्पेक्शन होती है क्लियर करना। अ, फिर होती है अच्छा सॉरी इलेक्ट्रिकल। सुफियान, मैंने मिस कर दिया, तुमने ये बताया ना कि एक्यूमुलेटर क्या होता है? अच्छा, एक्यूमुलेटर शायद मैं नहीं, हाँ सॉरी, एक्यूमुलेटर बेसिकली होता है आपकी गाड़ी का बैटरी पैक। बैटरी पैक पूरा निकलता है, ये चार्जिंग ट्रॉली जो जैसे यहाँ नजर आ रही है ना, इसमें रखते हैं, और ये ट्रॉली आपको लेके जानी होती है इस पूरे एरिया में। ये एरिया जो होता है, ये इसको कार्डन ऑफ किया हुआ होता है। और यहाँ पे जैसे ये दोनों, ये बिफ पहन के खड़े हुए हैं, तो बेसिकली ये हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर्स। आपको साल के स्टार्ट में जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन शीट बताई थी उसमें ना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर्स जो हैं अपने वो बताने होते हैं कि ये लोग हैं, और खाली यही लोग अलाउड होते हैं इस एरिया में जाने के लिए। तो इंस्पेक्शन भी इन सब लोगों को इन्हीं लोगों को करानी होती है। और खैर, अच्छा, मैकेनिकल स्क्रूटनी में भी जो आपकी डॉक्यूमेंट होती है, डॉक्यूमेंटेशन आप साल के स्टार्ट में सबमिट कराते हो, SES हो गया, तो वो पूरी स्क्रूटनी उसके जज उसको ही कंसिडर करते हुए पूरी स्क्रूटनी आपकी आगे करेगा। अगर आपने वहां पे गलती करी हुई है तो आपको काफी मुश्किल होगा अपनी गाड़ी को डिफेंड करना।
सेम गोज फॉर इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर। उसमें भी जैसे मैं हाथ में अगर नजर आ रहा हूँ पकड़ा हूँ, तो एक होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फॉर्म। तो ये इस पूरे डॉक्यूमेंट में आपको अपनी गाड़ी को A to Z इलेक्ट्रिकली पूरा बताना होता है, और जज इसी के बेसिस पे आपको आगे क्लियर करेगा। इसी के इसी इसीलिए इसी तरह इलेक्ट्रिकल स्क्रूटनी होती है, ये भी ईवीज की होती है स्पेसिफिकली। इसमें ये एक्यूमुलेटर क्लियर करने के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी गाड़ी का बैटरी पैक अंदर लग जाता है, और फिर आपको ओवरऑल जो आपने अपनी कंट्रोल सर्किटरी बनाई हुई है गाड़ी की, जो पूरी गाड़ी को चला रही है, वो जज की जाती है कि ये गाड़ी उसी तरह काम कर रही है जिस तरह से रूल बुक में डिफाइंड है या नहीं। ऑटोनोमस, ये खाली अच्छा। स्पेसिफिकली ऑटोनोमस की सवाल है तो कोई? हाँ हाँ, हुजैफा पूछ रहा है कि व्हाट डू दे बेसिकली इंस्पेक्ट इन एक्यूमुलेटर इंस्पेक्शन। अच्छा, एक्यूमुलेटर में बेसिकली जो अगर आप रूल बुक खोल के देखें तो रूल बुक में पूरा जो बैटरी पैक का सेक्शन मेंशन्ड है, वो एक एक चीज़ आपसे एक एक चीज़ आपकी चेक करेंगे कि आप हर चीज़ कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, अगर उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि भाई इन टाइप्स के सेल्स खाली यूज़ करना अलाउड है, तो आप जज आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपके पास डेटा शीट्स हो अपने सेल्स की, और आप दिखाएं उसको कि आपके सेल्स उसी लिस्ट में हैं या नहीं है। सेकेंडली, अगर उन्हें उसने बताया हुआ है कि आपको एक्यूमुलेटर के अंदर अ, सारी जो क्या कहते हैं बेसिकली, सभी भाई उसका UL94V0 का लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं? फायर। फायर रिटार्डेंट। हाँ, फायर रिटार्डेंट, सॉरी। तो बेसिकली होता है कि बैटरी पैक के अंदर आपको सारे मटेरियल जो है वो फायर रिटार्डेंट यूज करने होते हैं कि उनमें वो आग नहीं लग पाए उनमें। तो जज आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फॉर्म है उसमें आपने डेटा शीट्स में सारे जो जो मटेरियल यूज करें उन सबकी डेटा शीट डाली हुई हों, और सब में UL94V0 जो इसका स्टैंडर्ड है वो कंप्लाई कर रहे हो। और वो खुद फिजिकल इंस्पेक्ट करेगा कि जो जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो उसकी डेटा शीट हो, और डेटा शीट UL94V0 कंप्लाई कर रही हो। इसी तरह से मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल इसमें आपकी जो बैटरी पैक के अंदर की सर्किटरी है वो भी चेक होती है कि आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आप उस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से रिक्वायर्ड है। जो आपकी चार्जिंग ट्रॉली है वो उस तरह से ही बनी है जिस तरह से रूल बुक में मेंशन्ड है। अब जैसे यहाँ पे एक शायद ये बटन नज़र आ रहा हो आपको, तो ये बटन दबाने पे आपकी चार्जिंग रुक रही है नहीं रुक रही, ये सब चीज़ें इसी में चेक होती हैं। मूविंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रिकल ईवी ओनली में बेसिकली ये है कि आपको अ, ये तो हमने कर आ, दिया ना, कवर कर लिया ना ये तो। हाँ, इसमें कंट्रोल सर्किट से रिलेटेड आपको चेक किया जाता है। ऑटोनोमस में ये भी ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए है कि उनका बेसिकली एक ड्राई रन किया जाता है सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए कि वो मतलब बाकी में गाड़ी पे अप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता। नॉइस टेस्ट, नॉइस टेस्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का दोनों का होता है, लेकिन दोनों का बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है। ओ सॉरी, ईवी और सीवी, कंबस्शन व्हीकल, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों का होता है, लेकिन दोनों का बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है। कंबस्शन व्हीकल में आपके इंजन को एक मतलब उन्होंने बताया हुआ है कि इस सेट ऑफ RPM पे वो रेफ करते हैं, और उस पे वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ साउंड है, डेसिबल्स हैं जो आपको अ, जो वो मेजर करता है कि उसी उतनी ही साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, और उसके बेसिस पे फिर वो आपको नॉइस टेस्ट क्लियर करता है। इलेक्ट्रिकल में वो बहुत ही बेकार सा टेस्ट है कि आपकी खाली वो चेक करता है कि एक आवाज़ बजनी चाहिए गाड़ी में से, चलने से पहले वो आवाज़ बज रही नहीं बज रही। ये नॉइस टेस्ट है इलेक्ट्रिक ईवीज में। टिल टेस्ट, टिल टेस्ट में आपकी गाड़ी को जिस तरह इसमें दिखा रहे हैं ना, 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज होता है, 45 होता है, 30 होता है, आई थिंक 30 होता है। तभी भाई आई याद है गेस आपको? याद नहीं है, याद नहीं है वो। रूल बुक से देखना पड़ेगा, मगर यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिग्रीज होती है। अच्छा, हाँ एक सवाल आया है कि ईवी का नॉइस टेस्ट रिपीट करो। ईवी का। ईवी का नॉइस टेस्ट में बेसिकली होता ये है कि अकॉर्डिंग टू रूल बुक, गाड़ी चलने से पहले आपकी एक समझो एक बीप आवाज़ होती है, वो बजनी चाहिए 3 सेकंड के लिए, ताकि बाकी आप आसपास के लोगों को पता चल जाए कि भाई गाड़ी स्टार्ट हो रही है।
तो बस ये टेस्ट होता है कि ये आवाज़ जो है इतनी ज़ोर से आ रही है और 3 सेकंड के लिए बज रही नहीं बज रही, और इस बेसिस पे नॉइस टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है। सही है। हाँ हाँ सही है। टिल टेस्ट। बेसिकली टिल टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि गाड़ी को आपकी मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर पे खड़ी करते हैं वो, और इस कोने से बांध देते हैं और फिर उसके बाद टिल्ट करते हैं। तो इसमें ये चेक किया जाता है कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही है जहाँ पे, मतलब उतनी ही नीचे है कि ये टेस्ट क्लियर कर ले। अगर आपकी गाड़ी जरा सी भी इस स्ट्रक्चर से उठ गई तो टेस्ट फेल हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गई होगी। हाँ ये बेसिकली रोल ओवर स्टेबिलिटी के लिए होता है कि आपकी गाड़ी पे जब साइडवेज फोर्स लगेगी तो आपकी गाड़ी पलट तो नहीं जाती, ये देखने के लिए। अच्छा, रेन टेस्ट। रेन टेस्ट में बेसिकली ये होता है कि आप ये ऊपर शावर इस तरह से लगा हुआ होता है, और ये पूरा जो है ना, मतलब स्टार्ट से एंड तक ये स्ट्रक्चर पूरा आपकी गाड़ी के ऊपर मूव होता हुआ जाता है और हर एंगल से पानी आ रहा होता है। तो इसमें यही चेक करना होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो इस पूरे ड्यूरेशन में ऑन रहनी चाहिए। मतलब कहीं पे भी ऐसा ना हो कि गाड़ी अगर इलेक्ट्रिकल ईवीज है तो ईवी में ऐसा ना हो कि गाड़ी आपकी बंद हो जाए, और सीवी है तो ऐसा ना हो कि आपका इंजन में कहीं पे भी आवाज में कहीं फर्क नजर आए। तो इसमें इस पूरे उसमें ये चेक करते हैं। सही है। डायनेमिक इवेंट। ये अच्छा, ये सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं डायनेमिक इवेंट्स के लिए। डायनेमिक इवेंट्स में बेसिकली पहले बता दूं कि डायनेमिक इवेंट्स, अब ये पूरा गेम जो था अभी तक था कि आपके गाड़ी किस तरह से बनाई है और गाड़ी आपकी कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही। डायनेमिक इवेंट है कंप्लीटली कि आपकी गाड़ी कितनी तेज है, आपकी गाड़ी कितनी अच्छी कितने अच्छे पैरामीटर्स में आपने डिजाइन करी है, और कितनी अच्छी आपकी गाड़ी ट्रैक पे परफॉर्म कर रही है। तो बारी बारी देखते हुए जाते हैं, इनकी वीडियोस मैंने लिंक अटैच किया हुआ है साथ में। तो एक्सेलरेशन इवेंट इसका मैं पहले बता दूं कि होता यह है कि एक 75 मीटर का स्ट्रेट ट्रैक होता है, उसमें आपको गाड़ी चलानी होती है, और जिसका सबसे कम टाइम हुआ ऑब्वियसली वो जीतेगा। तो ये साथ साथ मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। उसका- ये इटली के 2021 की वीडियो है। बस ये सिंपल सा इवेंट है। तो ये 75 मीटर का ट्रैक होता है ये। अच्छा, ये एक्सलेशन इवेंट जो होता है ये आप 2 दफा अलग अलग ड्राइवर के साथ इसमें जा सकते हैं, और जो लोएस्ट टाइम आपका आएगा वो ही टाइम आपका रिकॉर्डेड टाइम होगा। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड स्किड पैड। चाहिए ऐड आ गया। बेसिकली स्किड पैड में, एक मिनट इसको, यार इतना लंबा ऐड क्यों आ रहा है। कोई नहीं, जब तक बता दो स्प्लिट पैड क्या होता है भाई। तो बेसिकली स्किड पैड में होता ये है कि मैं कि एक 8 की शेप में एक फिगर होती है, उसमें आपकी गाड़ी को चल, एक मिनट यहाँ, ये यहाँ से दिखाता हूँ मैं। तो अब आप इसमें देखिएगा कि गाड़ी जो है ना, ये 8 की फिगर है इसकी, उसमें चलेगी और पूरा घूम के आगे जाएगी, और इसका जो जो इस टाइम ड्यूरेशन में जो पूरी गाड़ी जो फास्टेस्ट चलती है वो, उसको उस हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं।
सही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई इन्होंने। अच्छा, हम कहाँ थे? एक मिनट, स्किड पैड के बाद आ गया है ऑटो क्रॉस। ऑटो क्रॉस में एक ट्रैक बना हुआ होता है, और उसके उसमें आपको एक ही लैप चलानी होती है गाड़ी, दो अलग अलग ड्राइवर्स के साथ। और उसमें भी यही है कि जो सबसे कम टाइम में कवर करेगा उसके उतने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये जो, सुफियान तुम कुछ बोल रहे हो या मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? मैंने मैं कुछ बोल नहीं रहा, ये तो अच्छा। खाली गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही थी। तो वैसे बेसिकली एक ये पूरा, अ, हाँ, हाँ हाँ, बोलो बोलो, सॉरी बात काट दी। तो बेसिकली ये पूरा एक तुमने इसको फॉर्मूला बन के एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा ट्रैक बनाया हुआ होता है, और वही ट्रैक आपको तकरीबन कवर करना होता है। और ये ट्रैक अराउंड 1 किलोमीटर के करीब इसी तरह का एक पूरा, हाँ आई थिंक 1 किलोमीटर तक होता है। उसमें ये चेक किया जाता है कि आपने कितनी जल्दी ये ट्रैक कवर किया है। तो इन्होंने 55 सेकंड में ट्रैक कवर किया है। ये डेल्ट है, ये काफ़ी बड़ी टीम है। अच्छा, इसमें ना एक चीज है। आ, एक चीज ये है कि ना, इस वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे जो टॉप लेफ्ट पे सर्कल बना हुआ आ रहा था। हम्म। तो नजी भाई की पिछली वाली जो जिसने अटेंड की हो, तो उससे आप लोगों को शायद याद हो, जी जी सर्कल नजी भाई ने बताया था। तो बेसिकली जी जी सर्कल जो है गाड़ी का लाइव जो है वो यहाँ ये पे वाला, मैप हो रहा है। तो वो पिछली मीटिंग में काफी इसके ऊपर बहस चलती है, तो मैंने कहा ऐसे ही इस बात को पॉइंट आउट कर दूं। खैर, कंटिन्यू। अच्छा, किट पैड के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऑटोक्रॉस। क्रॉस तो अभी दिखाया ना तुमने। अच्छा, ऑटोक्रॉस दिखा देता हूँ, सॉरी। इंड्योरेंस एंड एफिशिएंसी। तो बेसिकली जो इस तरह ऑटो क्रॉस का लैप है ना, इसी तरह इंड्योरेंस का भी ट्रैक होता है। लेकिन इंड्योरेंस में होता यह है कि आपको 1 किलोमीटर नहीं, आपको 22 किलोमीटर कवर करने होते हैं अराउंड। और अब उन 22 किलोमीटर में आपकी गाड़ी की मतलब प्रॉपर इंड्योरेंस टेस्ट की जाती है। और खाली एक टीम नहीं, मल्टीपल टीम्स चला रही होती हैं एक साथ ही। तो वहाँ पे ओवरटेकिंग की भी इजाज़त होती है। और जिस टीम ने इतनी जल्दी 22 किलोमीटर कवर कर लिए उसको जो है, वो मतलब ऑब्वियसली फास्टेस्ट टीम होगी। अच्छा, इसमें आप देखेंगे जगह जगह जो है ना, यहाँ पे ये खड़े हुए हैं। और ये जो है ना, ड्राइवर को गाइड कर रहे होते हैं फ्लैग्स दिखा के कि भाई पीछे गाड़ी है, या आप इसको ओवरटेक करने दो, या आप गाड़ी को रोक लो, या मतलब जो भी मसला आएगा, या ऑन ट्रैक मसला हो गया तो ये रेड फ्लैग दिखा देंगे, गाड़ी स्लो करनी है येलो फ्लैग दिखा देंगे। तो ये ओवरऑल पूरे हर जगहों पे ड्राइवर को गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह से गाड़ी चलानी है। तो ये भी मोरलेस उसी तरह का ट्रैक है। और इस बस फर्क ये है कि ऑटोक्रॉस में एक दफ़ा आप एक ही लैप चलानी होती है, इसमें आपको तकरीबन 22 लैप से करीब चलानी होती है, 22 किलोमीटर कवर करने के लिए। और लोग बाहर से टीम्स इस तरह से देख रही होती हैं अपने फेलो मेंबर्स को। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि क्या उन फ्लैग्स कंडीशंस के अंदर टाइम लॉस होता है आपका? टाइम लॉस होता है, हाँ होता है। तो बेसिकली होता यह है कि लेकिन आपके पास इंड्योरेंस के बिना आपके पास दो अलग अलग ड्राइवर्स से अटेम्प्ट करने की आपके पास परमिशन हो, मतलब आप 2 दफ़ा इंड्योरेंस इवेंट कवर कर सकते हो अलग अलग ड्राइवर नहीं। आई थिंक, यार ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। या तो ये होता है कि आप
एक ही दो अलग अलग ड्राइवर इंड्योरेंस में चलाते हैं, या फिर दो अलग अलग दफ़ा आप चला सकते हैं इंड्योरेंस में। तो बेसिकली लेकिन होता ये है कि अगर लॉस हो रहा है तो सबको हो रहा होगा, क्योंकि वो मल्टीपल टीम्स एक साथ चला रही होती है, खाली आप अकेले नहीं चला रहे होंगे। और अगर रेड फ्लैग हो गई गाड़ी तो आपका मतलब रेड फ्लैग अगर वैसे इन जनरल हो गया कि ट्रैक को वो थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं, तो आपके वहीं से स्टार्ट होगी रेस जहाँ से आपने लेफ्ट ऑफ किया था, और टाइम आपको उसी हिसाब से कंपनसेट किया जाएगा। सही है। सही इसके हो गया भाई, अलावा सही। अच्छा, एफिशिएंसी में बेसिकली ये टेस्ट किया जाता है कि आपने मतलब इंड्योरेंस चलाने से पहले आपका कितना फ्यूल था, और इंड्योरेंस चलाने के बाद आपका कितना फ्यूल है। तो उसमें आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी टेस्ट की जाती है कि कितनी आपकी एफिशिएंट गाड़ी है। अगर ईवी है तो ईवी में इस तरह चेक किया जाएगा कि कितना किलोवाट आवर आपने पहले एनर्जी थी आपके बैटरी पैक में, और अब कितनी एनर्जी है। तो इसके थ्रू एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। और इंड्योरेंस ट्रैक में अच्छा, इस डायनेमिक इवेंट में आने से पहले ना, फॉर्मूला स्टूडेंट खुद भी आपकी गाड़ी के अंदर एक डेटा लॉगर इंस्टॉल करता है, जो जिसके थ्रू वो कंटिन्यूसली आपकी गाड़ी के पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और अगर उनको कहीं कोई गड़बड़ नजर आती है तो वो आपकी गाड़ी को वहां पे रुकवा भी सकते हैं बेस्ड ऑन दैट डेटा। सही है। आई होप आई एम क्लियर। हाँ हाँ। सही है। अच्छा, अब ये एक केस स्टडी, मतलब यहाँ तक मैंने आपको पूरा फॉर्मूला स्टूडेंट इवेंट A to Z डिस्क्राइब कर दिया है। तो अब आप, ये एक केस स्टडी है टीम ए और टीम बी की, और इन दोनों में से कंपेयर करके इसमें सबको बताना है कि कौन सी टीम, विच टीम इज मोर लाइकली टू सिक्योर मोर मोर पॉइंट्स इन फॉर्म स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी के ऊपर बताना है कि कौन सी टीम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ज्यादा ज्यादा पॉइंट सिक्योर कर ले इन फॉर्म स्टूडेंट। तो टीम ए है जिसने इंटायर फोकस अपना डिजाइन के ऊपर रखा है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो उन्होंने अपनी चेसी को लाइट वेट करने के लिए मोनोकॉक कर दिया, इंटीग्रेशन बेहतर करने के लिए कैनवस इम्प्लीमेंट कर दी, और मतलब हर तरह की हर तरह की डिजाइन, क्या कहना चाहिए, परफॉर्मेंस पे जो जो चीज़ें बेहतर कर सकते थे वो इम्प्लीमेंट कर दी। और उन्होंने 5 मंथ डिजाइन पे लगाए, 2 मंथ मैन्युफैक्चरिंग में लगाए, और एक मंथ लगाया टेस्टिंग पे, ताकि बेस्ट से बेस्ट डिजाइन हो और वो बस गाड़ी चलाएं। सेकंड टीम है जिसने गाड़ी की रिलायबिलिटी पे फोकस रखा है कि वो उन्होंने रूल्स को देखते हुए गाड़ी किस तरह रिलायबल बन सकती है। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस फोकस नहीं किया। बेसिक सी उनकी स्टील स्टील की चैसी है, स्पेस फ्रेम, और इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी रूल कंप्लाइंसी पे उनका फोकस है, और बिल्कुल सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है कि कहीं कोई इनकेस मसला भी आए तो वो फौरन से डिबग करके सही भी कर सके। तो और इनकी टीम की टाइमलाइन थी कि 3 महीने उन्होंने डिज़ाइन की गाड़ी अपनी, 3 महीने मैन्युफैक्चर करी, और 2 महीने उन्होंने टेस्टिंग करी, ताकि इनकी गाड़ी की रिलायबिलिटी अश्योर्ड रहे रिलायबिलिटी के ऊपर। तो आपके ख्याल में कौन सी टीम इसमें सबसे जो ज़्यादा बेहतर है? कौन सी टीम है जो सबसे ज़्यादा पॉइंट सिक्योर कर लेगी, मोर प्रोबेबल है कि वो सिक्योर करेगी पॉइंट्स इन द फॉर्मूला स्टूडेंट? अच्छा, तो बुशरा ने और हुजैफा ने जो है वो लिखा है टीम बी। और बुशरा ने उसका रीजन बताया है कि बिकॉज इन टेस्टिंग दे विल बी एबल टू फिक्स द इशू एंड आई थिंक 2 months इज गुड फॉर दैट। सही है। और कितने लोग थे लवी भाई, किसी और ने जवाब दिया? फिलहाल तो सारे सो रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये जो मैंने बिल्कुल एक स्टार्ट में बात कही थी, अगर मैं पीछे जाऊं यहाँ पे, तो अगर हाँ हम बल्कि इसको इधर आ जाए, जो टीम टेक्निकल इंस्पेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रही है, जो टीम बी थी, बुशरा ने सही जवाब दिया। रीजनिंग शायद थोड़ी सी डिफरेंट है। तो टेक्निकल इंस्पेक्शन पे फोकस कर रही है वो ही, अ, उसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो आगे के 61% पॉइंट जो है ना इवेंट के, वो सिक्योर कर पाए। बेशक
वो टॉप बिल्कुल टॉप परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन अगर स्किड पैड, एक्सेलरेशन, ऑटो क्रॉस, इंड्योरेंस, इन सब पर उनकी गाड़ी खाली चलेगी भी तो एटलीस्ट मिनिमम तो वो सिक्योर कर लेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई टीम है जिन्होंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली गाड़ी डिजाइन करी और डिजाइन पे उनका कंप्लीट फोकस था, तो शायद वो ऊपर वाले सेक्शन में ज्यादा पॉइंट सिक्योर कर ले। लेकिन अगर गाड़ी रिलायबल नहीं है तो इंस्पेक्शन क्लियर करना बहुत मुश्किल है, और इंस्पेक्शन ही आपके आगे 61 पॉइंट्स का गेटवे है। तो पूरी गाड़ी जो है ना, यूजुअली बल्कि इनफैक्ट ये भी होता है कि टीम्स डिजाइन्स को हटा के खाली इंस्पेक्शन को फोकस करके अपनी गाड़ी बना रही होती हैं, क्योंकि इंस्पेक्शन ही आपका मेजर गेटवे है आगे के 61 पॉइंट्स को सिक्योर करने के लिए। अगर इन सारे इवेंट्स में आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत भी चलती है तो आप अच्छी खासी पॉइंट सिक्योर कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। इसके अलावा दिस इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आस्क। मेरे ख्याल से एक बात जो अहम है वो ये कि ऑब्वियसली बहुत सारी टीम्स होती हैं जो कि मोनोकॉक चैसी बनाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन ही बनाती हैं, मगर उसके लिए जरूरी है कि आपने पहले बेसिक जो है वो सही की हुई हो। यानी एग्जैक्टली। आप पहले कई सारे इवेंट्स रिलायबली टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर करते रहें, हर साल जा जाके टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर करें, डायनेमिक्स में पार्टिसिपेट करें, फिर किसी सिस्टम के अंदर इनोवेशन लाना शुरू करें, एक एक करके ना सिस्टम्स को बेहतर करना शुरू करें। तो ये तरीका है। ज्यादातर जो हमारी पाकिस्तानी टीम्स हैं अभी ऑब्वियसली उस स्टेज पर नहीं है। अच्छा, बेसिकली फॉर्मूला स्टूडेंट जो है ना, वो एक दिन में कोई चीज़ बदलने का नाम नहीं है। वो एक पूरी एक जर्नी का नाम है, जो साल के स्टार्ट में शुरू शुरू में एक साल पहले स्टार्ट होती है और वो चलती रह जाती है, और एक कंटिन्यूस साइकिल है। मल्टीपल आइटरेशंस के बाद जाके कोई टीम को बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, वरना वो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप किसी भी न्यू कमर टीम को फॉर्मूला स्टूडेंट में एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आते ही टॉप 5 टॉप 6 में आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता करके टीम्स टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर करना शुरू करती हैं। टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर करने के बाद जाके वो परफॉर्मेंस पे फोकस करती है। परफॉर्मेंस पे फोकस करते 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 आहिस्ता आहिस्ता टीम की अंडरस्टैंडिंग उस तरह से बेहतर होती जाती है, और वो उस तरह से ही अपनी गाड़ी को बेहतर बनाते जाते हैं और बेहतर परफॉर्म करते जाते हैं। तो खैर, ये पूरी जर्नी थी। अच्छा, कुछ सवाल आए हुए हैं आगे, सब तो तुम देख सकते हो। हाँ, सवाल बता दें। अच्छा, बुशरा कहाँ है? आई मीन, सिंस यू सेड नॉट अलॉट ऑफ टीम क्लियर टेक्निक। हाँ। नहीं, वो असल में सवाल ऊपर आया, डू यू थिंक पाकिस्तानी टीम्स फोकस ऑन रूल कंप्लायंस? हाँ हाँ, अच्छा यार, जहाँ तक मैं रहा हूँ ना, तो इसमें मेजरली पाकिस्तानी टीम्स जो होती हैं, वो उनका पहला अच्छा, जो इसमें दो तरह की टीम्स हैं। एक वो टीम्स हैं जो बिल्कुल न्यू कमर टीम्स हैं, जो पहले पहले बिल्कुल नई नई फॉर्मूला स्टूडेंट में आती हैं और वो सोचती हैं कि यार ये भी चीज़ हमारी गाड़ी में होनी चाहिए, ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। और कुछ टीम है जो एक्सपीरियंस टीम है, जैसे एनएफएसटी है, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नस्ट है। तो उन टीम्स को थोड़ा आइडिया है कि रूल कंप्लाइंसी जब तक हम अचीव नहीं करेंगे तो आगे आगे कुछ भी करते रहे फायदा नहीं है। आप गाड़ी में बेशक अपना एरो पैकेज लगा लो, लेकिन अगर वो एरो पैकेज, अगर गाड़ी चली नहीं पाई ऑन ट्रैक, तो उस एरो पैकेज का इतना फायदा नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस टीम है वो फोकस करती हैं रूल कंप्लाइंसी के ऊपर, और रूल कंप्लाइंसी के साथ साथ जितना ऑप्टिमाइज डिजाइन हो सके वो करने की कोशिश करती हैं। और जो अभी न्यू कमर टीम्स हैं, वो ऑफन ऑफन मैंने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके डिज़ाइन पे फोकस करके गाड़ी बना देते हैं, और फिर बाद में जगह जगह उसकी रूल कंप्लाइंसी की वॉल्यूशन हो रही होती है। तो खैर, ये है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है।
इसके अलावा अच्छा, तो फिर आई डोंट मतलब आई थिंक सब में किसी को भी और सवाल तो नहीं है फर्दर। एक सवाल आ गया है। आई वांट टू नो अबाउट कॉन्सेप्ट क्लास। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लास में बेसिकली आपके जो मैंने शेयर कर देना, वैसे जो स्टैटिक इवेंट्स की लिस्ट शेयर करी थी मैंने आपसे, तो कॉन्सेप्ट क्लास में खाली स्टैटिक इवेंट ही होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप गाड़ी नहीं बना रहे, गाड़ी आप लेके नहीं जा सकते। तो एक मैं मैं कह रहा हूँ रूल बुक शेयर करूँ मैं। रूल बुक रूल बुक लेकिन मेरे ख्याल में अभी थोड़ा इन लोगों के लिए वो हो जाएगी, या कर दें। वैसे तो रूल बुक के ऊपर एक हो चुका है सेशन। अच्छा, हो चुका है फिर तो आई थिंक समझ आ हाँ, जाना चाहिए। तो बेसिकली एफ देखो एस मैं कर देता क्लास हूँ। एफ एस फॉर्मूला स्टूडेंट क्लास के अंदर ये सारे इवेंट्स होते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर जो स्टैटिक इवेंट वाले पार्ट है ना, खाली ये होता है। इंजीनियरिंग डिजाइन हो गया, कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बिजनेस प्लान हो गया। अच्छा, आइंदा इसके अलावा थोड़ा सा वो कर लो खुलासा कि उसके बारे में क्या पूछना चाहते हैं। अगर सिर्फ यही था कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो तो सुफियान ने बता दिया कि इवेंट्स ही बेसिकली सिर्फ लिखा हुआ था स्टैटिक खाली। स्टैटिक इवेंट्स होते हैं। हम लाइक वो लिख रहा है अभी। आ गया which भाई आ गया। events are which events are associated with concept class? Are there any specific countries? Nothing. अच्छा, इवेंट्स तो मैंने बता दिए थे। स्टैटिक इवेंट ही नहीं नहीं, है खाली आई जो थिंक वो एफ एस यू के वगैरह पूछना चाह रहे हैं कि इवेंट्स इवेंट्स आर एसोसिएटेड। यानी अच्छा, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट। जवाब है कि मेनली एफ एस यू के में होता है कॉन्सेप्ट क्लास ना, बाकी जगह हाँ, पे शायद नहीं होता। मैंने बाकी में मैंने शायद नहीं देखा। हाँ, एफ एस यूके में तो होता है। इसके अलावा आई एम नॉट श्योर अबाउट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज पे, थोड़ी मेरे ख्याल मुझे से रिसर्च शायद कहीं करनी और नहीं पड़ेगी। होता, जहां तक मुझे पता है कहीं और नहीं होता। हाँ, शायद नहीं होता कहीं और अच्छा, सेकंड क्या लिखा हुआ है? आर देयर एनी स्पेसिफिक कंट्रीज और ऑल ऑफ देम? नहीं, हाँ, यही है। एफ एस आई थिंक यूके में होता है खाली। और उसका बड़ा फायदा हुआ है ब्रिटिश टीम्स को ना, क्योंकि ऐसी टीम्स जिन्होंने पूरी गाड़ी नहीं बनाई भी मगर डिजाइन बना लिया तो वो आ जाते हैं अपना डिजाइन दिखा के, काफी सारा अच्छा अच्छा फीडबैक उसके ऊपर लेके और इवेंट का एक्सपीरियंस लेके चले जाते हैं। हम्म। तो उसकी एग्जैक्टली। वजह से यूके में टीम्स बढ़ी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, और सवाल आए हैं सुफियान। एक तो ये कि वी कैन टेक कंबस्शन कॉन्सेप्ट टू अ कॉन्सेप्ट इवेंट। हाँ, आई थिंक वो तो ले जा सकते हैं आप। हाँ हाँ, कौन से ऑब्वियसली ले सकते हैं, कोई सी भी गाड़ी खड़ी को, कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी बना के जो भी रूल कंप्लाइंट हो, उसका कॉन्सेप्ट बना के आप लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। जस्ट वांटेड टू कंफर्म द बॉम्ब डजंट इंक्लूड
materials that we purchased but never installed in the car, right? हाँ एग्जैक्टली जो जो चीज़ें गाड़ी में लगी हैं, मतलब आपको खाली उसी जो वेस्टेज है आपको वो इंक्लूड नहीं करनी होती। तो सिवाय ये कि आई कोई होप। ऐसी चीज हो जो कि लगनी ना हो गाड़ी के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपने जिग्स बनाई, या कोई मोल्ड बनाया, कोई कार्बन फाइबर का पार्ट बनाया था, उसके लिए मोल्ड बनाया, उसकी हाँ कॉस्ट आप अब इंक्लूड करेंगे। हाँ क्योंकि वो उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट, वो उस उसकी कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि वो उस पार्ट को बनाने में यूज हो रहा है जो पार्ट लग रहा है गाड़ी के ऊपर, तो वो सॉर्ट ऑफ उस पार्ट की कॉस्ट में आ जाएगा। हाँ बेसिकली वो एक तरह से कंज्यूमेबल आइटम बन गया आपके लिए, कि हाँ, आपने उसको यूज करते हुए अपना मेन प्रोडक्ट फिनिश किया है, तो आप ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आप 2x2 की शीट लाए और आपने 1x2 का उसमें से पोर्शन काट के अपनी गाड़ी में लगा दिया, 1x2 वैसे ही रख दिया, तो आप 2x2 वाली कॉस्ट नहीं डालेंगे, आप खाली 1x2 की कॉस्ट डालेंगे जो आपने गाड़ी में लगाई है। सही है। तो बाकी आई थिंक, बाकी तो मेरे ख्याल में आई एम क्लियर आई थिंक। किसी को कोई और सवाल हो तो यू आर वेलकम टू आस्क। कुछ ना मैं कुछ अपना टाइपिंग टाइपिंग चल रही है चैट के अंदर। आ रही है, मेरे पास नजर नहीं आ रहा मुझे तो। आ गया, मैसेज आ गया। अच्छा, आई वांट टू आस्क one more question about dynamic events. Can we change our technical setup according to the according to the? यानी कि ये कह रहा है कि एक्सीलरेशन इवेंट के लिए अलग सेटअप हो, डाउन फोर्स का, एंड्योरेंस के लिए अलग हो, ये कर सकते हैं। नहीं, अगर डाउन फोर्स का, यानी अगर आपने विंग का एंगल चेंज करना है, मिसाल के तौर पे नहीं आपने नहीं नहीं, एडजस्टेबल विंग बना आ, लिया। आ, अच्छा इसमें जो होता है, बेसिकली इंस्पेक्शन क्लियर करने के बाद जो है ना, जजेस ने इस पे वो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती है कि सर्टेन, मुझे एग्जैक्टली लिस्ट नहीं याद, लेकिन एक लिस्ट होती है कि आप ये चीज़ें आप गाड़ी के अंदर अपनी चेंज नहीं कर सकते। और ये मतलब आपने जब जहाँ इंस्पेक्शन क्लियर कर ली, समझे आपकी गाड़ी जो है वो फुल एंड फाइनल है, बस अब आगे जाने के लिए। अगर आपने कोई भी एक उस लिस्ट के अंदर से कोई भी चीज़ मॉडिफाई करी, तो आपको फिर से इंस्पेक्शन में जाना पड़ेगा। यानी हो सकता है कि आप कोई ऐसी एडजस्टमेंट कर दें ना गाड़ी के अंदर, कि आपने इंस्पेक्शन करवा ली, उसके बाद कोई ऐसी चेंज कर दी जिससे आपको परफॉर्मेंस में बेनिफिट हो रहा है, मगर रूल कंप्लाइंट नहीं बच रही गाड़ी, तो इसको रोकने के मैं लिए वो ये करते हैं। हाँ हाँ, बोले बोले, फिर भी आप बोले। हाँ, तो इसको रोकने के लिए यही करते हैं ना कि आपने गाड़ी एक बार इंस्पेक्ट करवा ली, उसके बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। मतलब हाँ, सिवाय कुछ उन चीजों के जो उन्होंने अलाउ की हुई हो खुद। इसका मैं इस तरह से एक एग्जांपल देता हूँ कि अब एक टीम थी क्वीन बेलफास्ट। तो वहाँ पे एक्सलेशन इवेंट में या डायनेमिक इवेंट में जाते हुए उनके एक्यूमुलेटर के अंदर पानी आ गया और गाड़ी रुक गई। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने जब बैटरी पैक निकाल के बैटरी पैक निकालने की परमिशन थी, लेकिन बैटरी पैक पे सील लगा होता है, अगर आपने बैटरी पैक खोला तो आपको फिर से बैटरी की इंस्पेक्शन करवानी होगी। उन्होंने जब बैटरी पैक खोला और उसमें जो जो मॉडिफिकेशन उन्होंने करनी थी उन्होंने की, तो उन्होंने फिर एक्यूमुलेटर इंस्पेक्शन उन्होंने फिर से कराई। उस बैटरी पैक के ऊपर रेन टेस्ट अलग से करवाया, और फिर जाके उनको परमिशन मिली कि वो गाड़ी ऑन साइड चला सके। तो जो जो चीज़ आप मतलब जो जो चीज़ आप मॉडिफाई करेंगे, आपको उसको उस हिसाब से उसकी इंस्पेक्शन फिर से करानी पड़ेगी, इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू ड्राइव ऑन ट्रैक। ये मतलब इसका बेसिक सा रूल है। आई गेस और तो किसी का कोई सवाल नहीं है। सुफियान, तुम्हें कुछ ऐड करना हो तो बताओ। नहीं, मुझे कुछ और है। बाकी ये है नहीं नहीं, कि रुको, कोई फिर चीज़, से टाइपिंग आने लगा है। कब कोई और चल कुछ टाइप कर रहा है तो।
अच्छा, शायद झूठ ना जो बोले। हुजैफा, आप अपना सवाल जो है ना, आप रूल बुक में भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। इस जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ ना, वो सबसे लास्ट वाले पोर्शन में आप लिस्ट में देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, कि इंस्पेक्शंस के बाद आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर विंग एंगल उसमें से नहीं है तो आप विंग एंगल चेंज कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर उसको अफेक्ट कर, अगर वो उस लिस्ट का पार्ट है, तो फिर आप अगर चेंज करेंगे तो आपको अपनी इंस्पेक्शन फिर से करानी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद आ रहा है फ्लेवर भाई किसी का टाइपिंग? हाँ आ रहा है बीवी। Also, this isn't related to the session, but are you guys going to attend F1 in school event happening this Thursday? It's this Saturday. नहीं यार, F1 in school basically। ये वो है हाँ अपना मतीन लोगों का जो लॉन्च हाँ है हाँ ना, उसकी बात हो रही है। हाँ, पता है मुझे पता है, लेकिन वो बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर है वो, एक असल में स्कूल की। आई थिंक सुफियान, सॉरी बात काट रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पे ना कॉलेज के स्टूडेंट्स एक्चुअली। अच्छा। तो पता नहीं हाँ मरियम अब इस, आप किस लेवल की हैं, मगर कुछ बच्चे हाँ। कॉलेजेस के हैं जो कि हमारा बड़ा उससे अटेंड कर रहे हैं पूरा। अच्छा नहीं तो यार, गुड जॉब। हाँ ये अच्छा, ए देखो ना, लेवल बे क्लियर लेवल्स करो। की। काफ़ी फिर तो, मतलब काफ़ी अच्छी बात है कि अभी से आपको इतना शौक है। नहीं लेकिन आई वोंट बी अटेंडिंग इट, लेकिन बेस्ट ऑफ लक इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, या फिर जो भी लोग, मतलब काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव है एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल फॉर मोटर स्पोर्ट्स। बाकी मैं अटेंड करता अगर मैं कराची में होता। मूड तो मेरा बड़ा है, मगर मैं कराची में हूँ नहीं, मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली मैं भी अटेंड नहीं करूँ। वो जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं मतीन, वो काफ़ी अच्छा, मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी में मेरा बैचमेट था। तो हमने तो F1 स्कूल मतलब जीरो से पूरा चलते हुए देखा है किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह से काफी अच्छा उन्होंने ऑडियंस गैदर कर लिया अभी तक। मतीन है ना हमारे ग्रुप में, मैंने ऐड किया था क्योंकि कई सारे कॉलेजेस के बच्चे थे हमारे पास ना, 7 8 कोई थे। तो आई थिंक उनमें से कुछ लोग मतीन के साथ टच में हैं, जो नहीं है वो टच मतलब टेक्स्ट कर सकते हैं मतीन को, ग्रुप में ऐड हुआ हुआ है हमारे पार्टिसिपेंट्स वाले। अच्छा। अभी भी कोई टाइपिंग आ रहा है। एक सेकंड अच्छा रुक जाओ, वैसे 1 मिनट करते हैं। मेजरली किस कॉलेजेस के हैं, कुछ आइडिया है? यार एक बट सवाल इफ आया है, तुम इसका जवाब दो, मैं देखता हूँ मेरे पास शायद कहीं ना कहीं लिखा हुआ हो। बट इफ वी क्रिएट सस्पेंशन एंड विंग्स मूवेबल एंड एडजस्टेबल, which doesn't need a lot of modification without any machine training। यार मुजफ्फर, इसका अगेन मैं यही बोलूँगा कि मुझे एग्जैक्ट इसका जवाब तो फिलहाल मेरे पास नहीं है। रूल बुक में अलबत्ता इसको गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वैसे यूजुअली आई डोंट थिंक कि मूवेबल विंग बनाने की इजाज़त होती है, फिक्स विंग ही बनाना होता है। मैंने किसी टीम को मूवेबल बनाते हुए देखा तो नहीं है आज तक। सेकेंडली, सस्पेंशन मॉडिफिकेशन आई एम नॉट श्योर कि करना आपको अलाउड होगी। तो आई थिंक ये बहुत स्पेसिफिक सवाल है जो कि मतलब रूल बुक वगैरह से देखेंगे तो पता चल जाएंगे। हम लोगों को भी हर चीज से एग्जैक्ट मतलब याद नहीं होता। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है फिलहाल। खासतौर पे सुफियान का तो बैकग्राउंड भी इलेक्ट्रिकल का है, मेरा, तो ये हाँ, तो सारे मैकेनिकल के बैकग्राउंड। सवाल कर रहे हो। मेरा हाँ। मैकेनिकल का बैकग्राउंड है, मगर मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो कि हाँ। थोड़ा सा जो है ना रूल बुक से रेफर करके ही हमेशा देखनी पड़ती हैं। प्लस ये कि अच्छा लेकिन, एक बहुत हाँ, हाँ बोले बोलो बोले बोलो आप बोले, सुफियान। लग भाई नहीं आप नहीं बोलो बोले। बोलो। मैं ये बोल मैं रहा था कि, कहता अच्छा आप बोलो बोलने बोलो पहले। बोलो बोलो तो।
मैं ये बोला था कि अच्छा यूजुअली जो डिजाइन होता है ना, अगर मतलब आप जैसे मूवेबल विंग की बात कर रहे हैं, तो मतलब इस इतनी स्पीड अगर अचीव कर रही हो टीम, तो वो शायद इसके बारे में भी सोचे कि इतना ज़्यादा एरो उनको अफेक्ट कर रहा हो कि वो डाउन फोर्स नहीं उससे क्रिएट कर लें। लेकिन यूजुअली मतलब फॉर्मूला स्टूडेंट लेवल पे आई डोंट थिंक कि इतना ऑप्टिमाइज डिज़ाइन या फिर इतना हाई कैलिबर का डिज़ाइन टीम्स करती हैं कि इस तरह की मॉडिफिकेशंस की उनको हर इवेंट पे ज़रूरत पड़ी हो। नहीं, मैंने आई तो नहीं थिंक देखा है। आई थिंक ये जो आपकी यूरोपियन टीम्स हैं और कुछ बहुत अच्छी वो शायद अमेरिकन करती हो। टीम्स, वो डेफिनेटली करती होंगी। मगर और अगर तुम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सवाल पूछ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जनरल नॉलेज के तो अच्छा सवाल है। मैं भी थोड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ, मैं भी जाके देखूंगा कि कितना अलाउ है कि नहीं है। मगर पाकिस्तान में भी कोई टीम ऐसी नहीं जिसको ना ये सोचने की जरूरत है कि हम हाँ एग्जैक्टली। सस्पेंशन को एडजस्टेबल बनाएं या विंग को एडजस्टेबल बनाएं। मतलब हम अनएडजस्टेबल बिल्कुल फिक्स चीज बनाते हैं, वो गाड़ी टेढ़ी चल रही होती है तो पहले उसको सीधा चलाएं, वो रिलायबली चले। उसके बाद जाके जो है ना आपकी 4 5 10 साल बाद वाली नस्लें जो है ना वो फिर सोच सकती हैं कि रेस के दौरान चीज एडजस्ट हो रही हो खुद से। तो ये यानी कि ये बहुत एडवांस लेवल पे जाके करने वाली चीज है। और मतलब इससे जो एडवांटेज आपको गेन होगा वो उस लेवल पे होगा कि आप जो है ना वो आप सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं फॉर्मूला स्टूडेंट जर्मनी में और उसने शायद आपको ना सेकंड की जगह फर्स्ट कर दिया। तो अभी तो हम इस लेवल पे हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई फॉर्मूला स्टूडेंट यूके में टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर कर लो। तो वो चीज़ अभी हमारी बहुत ज़्यादा फोकस होनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सवाल कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं भी इनफैक्ट खुद जाके देखूंगा, मगर किसी भी पाकिस्तानी टीम का ना ये फोकस होना नहीं चाहिए। अच्छा। अच्छा वैसे सुफियान, कितने तुम्हारा जो लोग। सवाल था ना हाँ हाँ। कॉलेजेस वाला, वो मैं फॉर्म देख रहा हूँ तो सीडर कॉलेज से हैं, निक्सर से कोई था, इसके अलावा अल्फा कॉलेज से कोई है, अच्छा। हेड कितने। स्टार्ट स्कूल से कोई है, ये इस्लामाबाद में है। इसी तरह बीकन हाउस से कोई है, बीकन हाउस कॉलेज प्रोग्राम गुलशन कैंपस, यहाँ से तो मैंने पढ़ा है, यहाँ से भी कोई है। तो अलग यार अलग जगहों से हैं ए बच्चे ना। लेवल्स वालों का तो ए लेवल्स का तो देख के मैं काफी खुशी हुई। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जो ए लेवल्स से आए हैं? तो एक तो ये मरियम फरहान थी आई थिंक। इसके अलावा कोई और है जो ए लेवल्स से है? अच्छा, बानिया भी आई थिंक ए लेवल्स की है। तो काफी गुड जॉब गाइस के अभी से आप लोग इतने क्यूरियस हैं। और आज के सेशन आई में कम होप। है, आज के सेशन में अच्छा, कम है, पता है ज्यादा पिछले से जो पहले। हाँ आज तो लोग ही कम आए, वरना 20 25 लोग होते हैं तो उनमें से 5 7 तो होते हैं ए लेवल्स वाले। यहाँ गुड जॉब। कीप इट अप गाइस। फिर आगे जाके इंजीनियर बनने का ही प्लान है आप लोगों का? आई होप। खैर, सही है फिर। अच्छा, रीच आउट आई टू मी गेस तो मैं इसमें नॉट श्योर, जस्ट एक्सप्लोरिंग राइट नाउ। तो सही है, एक्सप्लोर करें, अच्छी बात है। सही है। अभी तो टाइम है, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है सोचने के लिए। तो बेसिकली मेरे तो ये मेरा लिंक्डइन है, किसी का कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। और बाकी गुड जॉब गाइस। आप लोग अच्छा है, इंटेलेक्चुअली इतना क्यूरियस हैं कि ये सेशन वीकेंड पे अटेंड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं फॉर्मल स्टूडेंट पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में काफ़ी दैट्स मतलब काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन में आप लोग चल रहे हैं। और एक बहुत अच्छे फ्यूचर का साइन है, ब्राइट हाँ। फ्यूचर का साइन। ब्राइट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान और ब्राइट फ्यूचर फॉर योर सेल्फ टू। सही है फिर। अब वापस कुछ टाइपिंग हो रही है।
तुम्हें जल्दी तो नहीं है ना सुफियान? नहीं नहीं। बस देखते हैं, आखिरी आखिरी मैसेजेस ये होंगे, फिर उसका एंड हो जाएगा। आई गेस टाइप नहीं हो रहा, तो जो भी था वो पता नहीं, मिड सेंटेंस रुक गया। खैर, तो आई गेस एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया सुफियान हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, नहीं नहीं, और बड़ा नो इशू। जबरदस्त समझाया आज। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्म, बाकी किसी को कोई सवाल हो, कुछ भी हो, फ्लफी भाई हैं, हमजा भाई हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप। वरना मुझसे रिलेटेड हो तो आप हमजा भाई से मेरा कांटेक्ट ले लीजिएगा या मेरे लिंक्डइन पे रीच आउट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक ओके। गाइस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।